एक पेंशन स्कीम थी पुरानी वाली, जिसको ओपीएस के नाम से कर्मचारी जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। उसकी मांग चल रही है उनकी सालों से। तो बीच में एक एनपीएस आई, लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं थे, उसी का विरोध भी था। तो ये सरकार इसी हफ्ते पेंशन स्कीम लेके आई यूपीएस में एनपीएस की तुलना में काफ़ी बदलाव किए गए और ओपीएस के करीब पहुंचने की कोशिश की गई। इसलिए ये प्रश्न राजनीतिक गलियारों में आलोचकों, समालोचकों, समर्थकों, विरोधियों के बीच में हुआ कि ये सरकार यू टर्न ले रही है, स्टेप बैक कर रही है। उसके जवाब में वित्त मंत्री ने बात कही कि ये यू टर्न सरकार नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर फैसले बदले जाते हैं, ये अंडरलाइन है। थोड़ा पीछे इसमें चलें, क्योंकि ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, जो हमने इसका टाइटल दिया है कि कुछ तो बदला है बीजेपी में। तो जब ये 2024 4 जून को नतीजे आए लोकसभा के, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में और उसके सहयोगी समर्थक या पितृ संस्थाओं में व्यवहार में बदलाव देखा गया है। कई सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे ये सवाल राजनीतिक गलियारों में बहुत मुखर होकर कहा जा रहा है कि सरकार अब थोड़ा दबाव में काम कर रही है। वो दबाव अपने राजनीतिक साथियों का है, जेडीयू का है दबाव, कि टीडीपी का है दबाव, या कोर्स करेक्शन है, क्योंकि वांछित परिणाम न मिलने से एक दबाव तो होता है सरकार के कामकाज में भी, राजनीतिक दलों में, क्योंकि बहुत बड़े जब आप लक्ष्य लेके चलते हैं और वो पूरे नहीं होते तो एक दबाव बनता है और वो दबाव भी हो सकता है। तो ऐसे 4-5 फैसले हाल फिलहाल में आपको याद होंगे जिस पे सरकार ने या तो उनको वापस लिया या वो ठंडे बस्ते में गए। जैसे अभी बिल्कुल ताज़ा फैसला लेटरल हायरिंग का था, यूपीएससी में सीधी भर्ती, हिंदी में कहिए आप उसको, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की। वो विज्ञापन निकला और 24 घंटे के अंदर वापस हो गया। अब जब ऐसे मौके पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल कितने ओबीसी हैं, ऐसे में आप सीधी भर्ती का एक पर्चा निकालेंगे तो चर्चा होगी, बातचीत होगी, लोग ये बात कहेंगे। तो वापस ले लिया गया। वक्फ बिल आया वक्फ बोर्ड पर, उसको जेपीसी को सौंप दिया गया। आप जानते हैं जेपीसी बहुत लंबा समय लेती है। ब्रॉडकास्ट बिल आया, उसको वापस लिया गया। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन का फ़ायदा जो मिलता था उसको ख़त्म किया गया, तो उसके नियम में भी ढील दी गई, बदलाव किए गए। और एकदम ताज़ा ये यूपीएस। तो जो लोग सरकार के डे बाय डे के काम को देखते हैं या पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं, चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, वो तो ये बात कह रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा दबाव में काम कर रही है। अब दबाव आंतरिक है या सहयोगियों का है, ये बातचीत का विषय हो सकता है। इसमें एक और बात हुई है, आरएसएस की तरफ से भी क्या कामकाज में, फैसलों में दखल है, ये बातचीत होगी, इसमें विवाद है। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके याद करिए तो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कई ऐसे बयान दिए हैं चुनाव के तत्काल बाद, जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि अभिमान नहीं होना चाहिए। सरकार वाले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिसने राम को माना उसको 240 और जिसने नहीं माना उसको 99। अब ये संकेत काफ़ी होते हैं, इशारों में बात की जाती है आरएसएस की तरफ से हमेशा। और लगातार ये कहा गया, उनके एक वैचारिक परिवार के सदस्य रतन शारदा ने तो एक बड़ा आर्टिकल लिख डाला था, उसमें लिखा भी था कि हार क्यों हुई। तो 4 जून के बाद से सरकार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आरएसएस के बारे में तमाम कुछ लिखा पढ़ा और बातचीत की जा रही है। और अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद जब वहाँ टिकट वितरण की पहली लिस्ट आई तो बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बवाल मचा। अब तक आप सुनते थे कि कांग्रेस में टिकट को लेकर बड़ी मारपीट, इस बार भाजपा में हुई। दूसरी तीसरी लिस्ट रोक ली गई। फिर राम माधव को इंचार्ज बनाया गया जम्मू कश्मीर का। ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं।
राम माधव भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे 5 साल पहले, लेकिन वो वापस चले गए थे। संघ से आए और संघ में ही वापस चले गए। उस विवाद में मैं नहीं जाता हूँ कि वो क्यों वापस गए थे, लेकिन उनकी ख्याति ये है या उनका योगदान ये था कि उन्होंने बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर में, पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल नहीं नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया उन्होंने। तो अब जो उनको दोबारा भेजा गया है, इसका एक कनेक्शन बनता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो गए हैं, या वो स्वयं गए हैं, या आरएसएस ने भेजा है? तो ये भी पड़ताल का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंडीशनल है कि इस बार उनको भेजा गया तो वापसी के रास्ते बंद है कि अब आप जा रहे हैं, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आना जाना घर का लगा रहेगा। तो राम माधव की एंट्री चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में, एक बात और यहाँ बता दूं मैं आपको कि अरुण कुमार जी जो सह सरकार्यवाह हैं, वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने वहाँ काम किया और उनके साथ राम माधव ने बहुत लंबा काम किया है। तो ये क्रेडिट तो राम माधव के पास है कि उस इलाके में बहुत काम किया, और इस समय बड़े क्रुशियल चुनाव है, 370 हटने के बाद पहला चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने कहा कि कुछ तो बदला है बीजेपी में। क्या बदला है, क्यों बदला है, क्या ये कोई स्ट्रेटजी का पार्ट है या कोर्स करेक्शन है, ये इस वक्त बहुत चर्चा में है, विचार में है। इसी को थोड़ा आज हम लोग समझने की और कोशिश करते हैं। जो मेरे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही विद्वान लोग हैं और डेली बेसिस पे फैसलों पर, चीज़ों पर नज़र रखते हैं। परिचय कराता हूँ आपका। विजय त्रिवेदी जी, जो संघ को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ेंगे, वो अभी भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत अंदर की खबरें देते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं। संगीत रागी वैसे तो प्रोफेसर हैं, लेकिन माना जाता है कि ये वैचारिक रूप से आरएसएस के बहुत करीब हैं। और अमिताभ तिवारी जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, चुनावों के बारे में बहुत कुछ समझते बूझते रहते हैं, और इन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की चर्चा हमने इसलिए रखी कि राजनीतिक दलों से थोड़ा अलग हटके आप लोगों के ज़रिए ये समझने की कोशिश की जाए कि जो कुछ इस समय हो रहा है सरकार में, भाजपा में, मोदी जी जो कर रहे हैं, जो शाह जी जो कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में इतना चल रहा है, अब कहा जा रहा है कि मामला सुलट गया है, योगी जी को बैकिंग पूरी मिल गई है आरएसएस की, तो ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। संगीत जी, आपसे शुरू करेंगे? संगीत रागी जी, क्या है ये, मतलब क्या कुछ ऐसा है, जैसा निर्मला जी कह रही है, ये रोल बैक यू टर्न टाइप का नहीं है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि सरकार में कुछ या पार्टी में कुछ ऐसा है? देखिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बदला तो है, और मुझे लगता है कि चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुसांगिक संगठन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ संगठनों के तरफ से जिस प्रकार की टिप्पणियां आई, तो ये बात बहुत साफ थी कि कुछ तो है जो अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में भी एक प्रकार का मंथन ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मंथन जरूर हुआ है। 3 पक्ष को हमें देखना चाहिए, एक सरकार, संगठन, और तीसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामान्यतः कभी भी सरकार के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है, ये मैं सुनिश्चित कर रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक अधिष्ठान एक है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण उसे वह भी कहीं ना कहीं कटघरे में आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो बड़े भ्रष्ट थे, लेकिन उनको जब लाया गया तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि वो भ्रष्ट लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए, क्योंकि मूलतः
जो वैचारिक अधिष्ठान है उसकी लड़ाई नेता से ज्यादा आपका कार्यकर्ता जमीन पर करता है, और कार्यकर्ता ही है जो आपके वैचारिक अधिष्ठान को और वैचारिक सवालों को जनता तक ले जाता है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, आपके लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यदि कोई लड़ता है तो चाहे वो कार्यकर्ता ही मूलतः लड़ता है, चाहे वो बौद्धिक कार्यकर्ता हो या शाखा में काम करने वाला कार्यकर्ता है या आपके अनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के साथ काम करने वाला। तो ये एक तल्खी तो कहीं ना कहीं देखने में जरूर आई, और मुझे लगता है कि उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ये जरूरी हो गया था कि बैठ करके इन चीजों को क्लियर किया जाए। आपको याद होगा कि बीच चुनाव में ही जेपी नड्डा जी का बयान आया था, और जेपी नड्डा जी का बयान के बाद आप देखा होगा कि आपने, हमें कह तो नहीं सकते कि उन्हीं के कारण ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने चुनाव थे वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सारी सीटें हार गई, 2 को छोड़ करके। तो कमोबेश कहीं न कहीं एक बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया इस बात की हुई थी, स्वयंसेवकों में प्रतिक्रिया होती, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे थे, बहुत सारे लोग, कि ये अनपेक्षित था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसी सारी चीजें थी जिसके कारण मुझे लगता है कि दोनों के बीच में मंथन हुआ है, और मंथन होने के पश्चात दोनों ने ये बात माना है कि एक दोनों के बीच में समन्वय की बहुत आवश्यकता है, और समन्वय बैठक भी उसी के अनुसार हुई। और अब आप देख रहे हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो जितने भी राज्य हैं जहां पर चुनाव हो या न हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पहले का जो स्थिति थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नहीं तय करता था कि अध्यक्ष बनना चाहिए या इनको मिनिस्टर बनाना चाहिए, लेकिन एक विचार मांगने पर भारतीय जनता पार्टी को वो अपना सुझाव जरूर देती थी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे बनाना है, नहीं बनाना है, इस पर जो यदि उनसे सुझाव जरूर मांगा जाता था, और भारतीय जनता पार्टी को ये सुझाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देती रहती है। मानना न मानना अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर। जी, संगीत रागी जी, क्या ये मानना ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से थोड़ा अलग हट गई थी? आरएसएस इस बात से नाराज था, जैसे भ्रष्टाचार वाला ही मुद्दा यह है कि आप लेके आ रहे हैं अजीत पवार को और फिर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, तो आइडियोलॉजिकली कहीं थोड़ा सा स्लाइड था, अब वो वापस आ रहा है, और शायद अध्यक्ष पद इसीलिए अभी भी तय नहीं हो पा रहा कि किसको ना, क्योंकि उस सुझाव पे सहमति नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल वैचारिक अधिष्ठान थे हिंदुत्व पे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इतना अच्छा काम किया कि शाबाशी देते हुए संघ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकर्ता आगाते नहीं है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, किसी ने नहीं सोचा था, नीरज जी, किसी ने नहीं। मैं पूछ रहा था आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से, जम्मू कश्मीर पर जब बात कर रहा था वहीं के लोगों से, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो 370 को खत्म कर दें। मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करता हूँ, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही देन है जिन्होंने ऐसा कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ मूल वैचारिक अधिष्ठान में 2-3 और जैसे सवाल थे, जैसे वक्फ बोर्ड कानून का मामला हो, या जो वर्षित एक्ट है जिसको मानता है हिंदू समाज की जो है, वो जानबूझ करके हिंदू समाज को जो उनका लेजिटिमेट मंदिर पर अधिकार बनता है उसको भी खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लाते। 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो बच गए हैं। लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त जो मुद्दा था, मुझे लगता है, और वो सिर्फ वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। यही एक मुद्दा था जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में माना जाता है शुचिता, पवित्रता, शिष्टाचार, ये वो एक नैतिकता का प्रश्न था। एक अकेले इस बात को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कोई भी ऐसी चीजें थी जो आपत्तिजनक थी। बाहर के लोग आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी, शाखा में भी से जुड़ते हैं, तो उनको भी संघ जो है, संघ का काम क्या है? हिंदू समाज को इकट्ठा करना। कल जाकर के कोई यदि वामपंथ से भी कोई आता है तो उसे भी समाज, यदि आपकी वैचारिक अधिष्ठान से वो आपके साथ खड़ा होने लगता है
तो संघ का यही हमेशा रहा है। जी संगीता जी, मैं दोबारा इस पे आता हूं आपके पास। वैचारिक रूप से जुड़ना और उसको फिर धरातल पे उतारने के बीच में इतना बड़ा अंतर क्रिएट हो गया कि फिर ये सवाल खड़े होने लगे और नसीहत ये भागवत जी को देनी पड़ी कि जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि नड्डा जी ने जो बोल दिया था कि अहंकार या स्वयं को भगवान मान लेना, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। विजय जी, आप मुझे ये बताइए, अब एक बहुत इस वक्त की आलोचना जो हो रही है कि चुनावों के बाद से सरकार बैकफुट पे है, या और जो लोग खुल के कह रहे हैं कि वो विपक्ष के एजेंडे से इतना डर गई है कि उन्हीं को लागू करने में लग गई है, या वो अपनी बात रख ही नहीं पाती, 2 दिन के अंदर विड्रॉ हो जाता है। क्या है ये, दबाव में आ गई क्या सरकार? विजय जी। जी अच्छा, मेरी आवाज़ आपकी कट रही थी। हीरा जी शुक्रिया। देखिए, अभी संगीत जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। संगीत रागी प्रोफेसर साहब हैं, वो संगीत को बहुत बेहतर से समझते हैं। दबाव देखिए, 303 वाली सरकार अगर 240 पर आ जाए तो खुद को ही परेशानी लगती है ना। दूसरे के दबाव से ज्यादा आप खुद भी अपने आप में दबाव में होते हैं कि क्या गड़बड़ी हो गई, क्या गलती हुई, क्या कोर्स करेक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होना चाहिए समझदारी का, कि कोर्स करेक्शन किया जाए और डायग्नोज किया जाए, डायग्नोज करके कोर्स करेक्शन किया जाए। तो जिसे हम दबाव कहते हैं उसे कोर्स करेक्शन भी आप कह सकते हैं कि कोर्स करेक्शन किया जाए। पिछली बार में, पिछले 10 साल में और अभी में एक बड़ा बदलाव जो आया है वो चुनावी नतीजों के साथ साथ ये भी आया, उसका साइड इफेक्ट, कि अब ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है, वो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार को अभी पिछले 10 साल में ये अनुभव नहीं था कि मतलब मोटे तौर पर कि गठबंधन के क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या मुश्किलात होते हैं, क्या परेशानी होती है। जो वाजपेयी साहब ने बहुत महसूस किया था 98 में, 98 टू 99 खासतौर से, 99 टू 2004 भी, कि हर दिन कुछ ना कुछ गांठ लगी रहती थी। ठीक है, ममता, समता और जो है जयललिता लगातार चलती रहती थी, बहुत सारे लोग चलते थे। तो वो जो एक्सपीरियंस है अब वो पहली बार हो रहा है। 10 साल की सरकार में ये नहीं था। आपके साथ गठबंधन में सहयोगी दल तो थे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं थी, वो आपने उनको एकोमोडेट कर रखा था और आप एक तरह से एहसान कर रहे थे कि भैया देखो हमारे को जरूरत नहीं, फिर भी आप बैठो हमारे साथ, तो बैठिए, समझे। लेकिन अब क्या है कि साथ बैठने के लिए उनकी जरूरत है, उनको साथ बैठाने की जरूरत है। तो उसके लिए उनकी बात को भी सुनना पड़ेगा और कोर्स करेक्शन भी करना पड़ेगा। और 240 में जो बाकी का नंबर है वो महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और अभी ऐसा कोई संभावना नहीं लग रही कि आप कोई किसी दूसरे सहयोगी को एक नया चेहरा और लेकर आ जाए। तो बेहतर है कि आप दूसरों की बात को सुने, समझे और कोर्स करेक्शन करें, या आपके हिसाब से कहें कि दबाव में आ जाए तो फैसले को बदल लें। जैसे निर्मला जी ने कहा कि जरूरत होती है तो जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है, तो इसमें भी क्या बुराई है अगर जरूरत लग रही है। और सहयोगियों की बात को मानना मुझे दबाव नहीं लगता, बल्कि मैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मानता हूं कि यदि आपके साथ जो लोग हैं, जो आपकी सरकार चलाने में मदद कर रहे हैं, वो आपको जो सहयोग दे रहे हैं, तो उनकी बात को भी मानना चाहिए। अभी वो स्थिति नहीं आई है जो वाजपेयी सरकार में थी 98 में, कि जो आप बीजेपी का पूरा बेसिक जो थे एजेंडा, उसको आपने बैक बर्नर पर रख दिया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मोदी सरकार के साथ ये स्थिति नहीं है। वो आज भी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, वो वक्फ बोर्ड की बात कर रही है। तो इसका मतलब वो अपने एजेंडे के साथ चल रही है और ये मैसेज दे रही है, जिसे हम दबाव कह रहे हैं। आप सोचिए वक्फ बोर्ड का मसला, इसको समझिए, इसकी पॉलिटिकल वो क्या है। वक्फ बोर्ड का मसला, आपने वक्फ बोर्ड का बिल रख दिया, भले उसे आपने जेपीसी के पास भेज दिया, लेकिन आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर दिया कि देखिए हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। हो जाएगा जब पारित होगा, नहीं होगा, विंटर सेशन जब आएगा तब तक जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी विंटर सेशन में, उसके बाद आगे काम चलेगा। नहीं भी चले, लेकिन आपने अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को ये मैसेज दे दिया कि हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। यूसीसी को आपने उत्तराखंड में लागू कर दिया है, कुछ और राज्यों में लागू कर लेंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो ये एक खास बात होती है कि आप दबाव के साथ साथ भी अपना मैसेज आगे कम्युनिकेट कर रहे हैं।
हम इसको विजय जी। नहीं समझते कि भाई वो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो नहीं, रहा है। जैसे यू टर्न की बजाय कोर्स करेक्शन ज़्यादा अच्छा और डेमोक्रेटिक वर्ड लगता है। जब आप कोर्स करेक्शन कहते हैं तो हाइंडसाइड में आप ये मानते हैं कि पहले आप गलत थे, या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपने पहले जो फैसले लिए या ले रहे थे, ये जो आपके तौर तरीके थे वो गलत थे, अब आप सही हैं इसीलिए आप कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे इसी के साथ जुड़ता ये है, जो संगीत रागी कह रहे थे कि आरएसएस के एजेंडे को बीजेपी ने लगाया, उससे वो खुश थे, वो तो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। अब उस एजेंडे को आप पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोर्स करेक्शन कर लिया है। वाजपेयी गवर्नमेंट का आपने उदाहरण दिया। वाजपेयी गवर्नमेंट के कुछ आलोचक कहते हैं ये कि वो हारे इसलिए कि वो उस एजेंडे से विलग हो गए थे। वो एक क्या कहते हैं, कांग्रेस टाइप की सरकार चला रहे थे जिसकी वजह से हार गई। 2004 में शाइनिंग इंडिया हार गया। तो फायदा क्या हुआ आपके इस कोर्स करेक्शन का? कोर्स करने से यही तो मैंने एक फर्क आपको बताया कि वाजपेयी सरकार ने उन सब एजेंडा को बैक बर्नर पर रख दिया, लेकिन मोदी सरकार अभी उनको बैक बर्नर पर नहीं रख रही। वो अपने एजेंडा के साथ खड़ी हुई है और जरूरत हो रही है तो कोर्स करेक्शन करना होता है ना। मतलब जब सहयोगी है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं उनकी कोई बात है उसको नहीं मानेंगे। और इसको ये कहना कि वो गलती पर थे, नहीं है। कई बार जरूरत है, हो सकता है आप सही भी हों या आपको लगता है कि सही है, तब भी आपको दूसरे की बात माननी पड़ती है। वो स्थिति गठबंधन सरकार की है। ये गठबंधन के धर्म को समझने की बात है कि उसको अभी तक हम नहीं समझ रहे थे। मतलब मोदी सरकार या जो बीजेपी सरकार है वो उसको उस तरह से नहीं ले रही थी सीरियसली। अब समझ में आती है बात कि कोर्स करेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जिनके साथ बैठे हैं उनकी वजह से बैठे हैं। पहले आप उनकी वजह से नहीं बैठे थे, पहले वो आपकी वजह से बैठे थे। और आरएसएस को भी ये समझ आती है बात कि कुछ स्थितियां बदली हैं, कुछ बदलाव हुआ है, तो उसके साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को मैं फिर से जोर दे रहा हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं कि वो बैक बर्नर पर रखना और यहां कोर्स करेक्शन करना। और कोर्स करेक्शन का मतलब भी आप अपने कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को मैसेज दे रहे हो कि भैया हम कहीं इधर उधर नहीं हो रहे हैं, हम इस पर काम कर ही रहे हैं, हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, समझे? तो ये एक जो मैसेज है वो कोर्स थोड़ा सा फाइन लाइन है, थोड़ी बारीक लाइन है। इसको आप इस तरह से समझिए कि बारीक लाइन है कि आप सब बातों को वहां तक ले जा रहे हैं। इसको ये कह देना पूरी तरह से कि गलत है। अच्छा, सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है कि सरकार में रहे ना। सरकार के बिना तो कोई कोर्स करेक्शन की भी मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे जरूरी चीज है कि सरकार में रहें और सरकार में रहकर जितना मैक्सिमम हो सकता है वो करें और उस काम को करने की कोशिश हो रही है। आरएसएस वहां पर मौजूद है तो वो आपको थोड़ा सा समझाता रहता है कि भाई थोड़ा इतना बैंड होने की भी जरूरत नहीं है या इस काम पर ज्यादा जोर देना है। ये बात ठीक हो सकती है कि आरएसएस जो है वो डे टू डे जो काम है उसमें करेक्शन नहीं करता या उस पर नहीं करता, लेकिन वो एक बात तो समझ लीजिए कि वो नीति निर्धारक है आपका। वो जो पॉलिसी बना रहा है यानी डायरेक्शन दे रहा है। जैसे वो होता है ना सर, आप पहले जाया करते थे। विजय जी, अभी ना भारतीय जनता पार्टी या सरकार विपक्ष की पॉलिसी लागू करेगी, देख रहे हैं ना आप। धीरे धीरे वो खेल उस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इस बात चर्चा कर रहा। अभी रुकिए सर, आप अमिताभ जी को भी ले आए और अवधेश जी को भी। अमिताभ जी, आप बताइए क्या है ये जो इस वक्त चल रहा फैसले जल्दी जल्दी लेने? फिर मैं कह रहा हूँ कि एक सिंपल सी बात है, लिटरल हायरिंग क्यों निकालना था आपको जब आपको 24 घंटे में वापस लेना था? क्या जितेंद्र सिंह और पीएमओ में समन्वय नहीं है? उनको पता नहीं है उन्होंने क्या पूछा था? चिट्ठी पत्री का पूरा आदान प्रदान इंडिया एक्सप्रेस में छपा हुआ है। क्या बाईपास करना चाहते थे? ये क्वेश्चन रेस कर चुका विपक्ष, फिर भी आप वो लेके आ रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है कि आप मतलब आप कुछ थोड़ा सा गफलत में फैसले ले रहे हैं। देखिए, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कोई सवाल जवाब ज्यादा उठाया नहीं जाता, और जब आप प्रेशर में होते हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स का प्रेशर है, डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए कि 2019 से 24 के बीच में 350 तो एनडीए के पास थे, 50 फ्रेंडली पार्टीज के पास थे। बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बसपा को भी आप फ्रेंडली पार्टी मान सकते हैं। लगभग 400 सीट बनाम 150 सीट का पार्लियामेंट था। अभी क्या है, फ्रेंडली पार्टी 0 हो गई है संख्या बल में, और 300 बनाम 250 है लगभग पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ विपक्ष का मोशन ऑफ थैंक्स में ही दिख गया जब प्रधानमंत्री
ने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स पेश करने के लिए वो उठे। विपक्ष ने, क्योंकि 150 से 250 हो गया नंबर, विपक्ष ने पूरा समय प्रधानमंत्री जब बोले उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, नारेबाजी की, उन्हें हेडफोन लेना पड़ा। सिंबॉलिक है ये, द सिंबॉलिक ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। फिर है आपका कि आप पहले अलाइज पे डिपेंडेंट थे नहीं। अभी रामविलास पासवान जी, जिसके पास सिर्फ 5 एमपी हैं, वो पब्लिकली लैटरल एंट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसी बात तो जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, घर से उनको निकाला गया या उनको इवेक्शन नोटिस गया, पिछले 5 साल में उन्होंने तो एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया था। तो ये भी नंबर का चक्र है, क्योंकि आज पार्टी डिपेंडेंट है एलजेपी के ऊपर और भी अन्य दलों के ऊपर। जेडीयू ने तो एक भी मिनिस्ट्री नहीं ली थी 2019 से 24 में, टेक इट और लीव इट था बीजेपी का ऑफर। आज जेडीयू भी, चाहे कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, चाहे लैटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे यूपीएस ओपीएस का मुद्दा हो, पब्लिकली बातें कर रही है। तो आप अपने एमपीज को तो कंट्रोल कर सकते हैं, आज वो भी कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप देखें, क्योंकि बीजेपी में भी खास करके यूपी में बहुत सारी बातें उठ रही है। अभी हार के बाद ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब आपने कहा कोऑर्डिनेशन की बात। लोकसभा चुनाव से पहले पब्लिकली प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने काफी इंटरव्यूज में कहा कि हम 100 डेज का एक एजेंडा बना रहे हैं। अब सरकार बीजेपी की नहीं, अब तो ये एनडीए की सरकार है लार्जली। तो क्या उस 100 डे के एजेंडा में कुछ चेंजेस हुए हैं? क्या एक नया 100 डे एजेंडा बनाया गया है? मैंने तो इस बारे में कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं। यानी वही एजेंडा लार्जली चल रहा है जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं। तो जो लैटरल एंट्री है, ये यूपीएससी के कैलेंडर, उनका एक कैलेंडर होगा जिसके तहत ये अपॉइंटमेंट करना होगा, तो उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। पीएमओ जितेंद्र सिंह की आप बात कर रहे हैं, जो मंत्री हैं उसके, तो एक रिलीज कर दिया गया। लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है। इस बात की जो है अभी तक मुझे लगता है कि बीजेपी में निचले लेवल तक ये बात पहुंची नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी जब स्टेटमेंट्स देते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो हमने देखा है रेड फोर्ट में हो, बिजनेस एज यूजुअल का वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जब वो बात करते हैं, लेकिन एक्शंस वो नहीं दर्शा रहे। तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है कि बीजेपी के आज अगर आप मंत्री या पदाधिकारी हैं, तो आप बिजनेस एज यूजुअल के मंत्रा पे चले जो वो पब्लिकली दे रहे हैं, या आप इस नई एनवायरनमेंट, नई धारणा को लेकर के चले जिसमें आपको बहुत सारी बातचीत और मंथन करने की जरूरत है। जी, तो ये सारी बातें हैं। और कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी हो सकता है कि ये फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है, और जो होना भी चाहिए कि भाई चुनाव हार के बाद एक समीक्षा हुई है, फीडबैक मिला है, जिसके बेसिस पे लगता है कि कास्ट सेंसस, लैटरल एंट्री, इन सब इश्यूज की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, और पार्टी इस पे कोर्स करेक्शन या फीडबैक लेकर के इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ रही है। जी अवधेश जी, कई सारी घटनाक्रम हुई हैं जिसमें ऐसा लगता है कि संघ का पार्टी और सरकार में भी कुछ कुछ दखल बनेगा, और सरकार इस समय जो कुछ भी कामकाज कर रही है या फैसले ले रही है उसमें एक सोची समझी रणनीति दिख रही है। हालांकि कुछ लोग स्ट्रेटजिक तौर पे कह रहे हैं, जैसे विजय जी कह रहे थे कि एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो नीचे सीपिन होकर नहीं पहुंच रहा है, वो उसका उल्टा पहुंच जा रहा है। क्योंकि विपक्ष वैसा नहीं रहा आप जैसा आप सोचते थे कि सब विपक्ष चुनाव के बाद बिखर जाएगा, सब दाएं बाएं घूम रहे होंगे, उससे ज़्यादा यूनाइट होकर के चैलेंज कर रहे हैं। तो ये जो चुनौती खड़ी हुई है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक बैकफुट पे पहुंच गई है सरकार? नहीं, ये दोनों दो विषय हैं। सरकार का बैकफुट पर पहुंचना और आरएसएस बीजेपी के संबंध और आना, ये अलग है। आरएसएस का संगठनात्मक स्तर है। पहली बात पर आते हैं, फिर आरएसएस पर आ जाऊंगा। देखिए, ये सरकार की अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
इस समय लोकसभा का जो अंक गणित है उसमें या तो ये सरकार रहेगी या चुनाव होगा। अगर पूरी की पूरी जनता दल यू और सब चले भी जाए तो उधर सरकार नहीं बनती है। तो ये स्थिति अगर पैदा हो रही है कि लैटरल एंट्री जैसे महत्वपूर्ण विषय को, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी का यूएसपी माना गया वहां, और जब भी हुई तो इसकी प्रशंसा हुई, अच्छे लोग आए, और पहले भी लैटरल एंट्री होती रही है, नाम अलग अलग रहे हैं। चाहे वो मनमोहन सिंह की एंट्री सरकार में कैसे हुई होगी, जब वो राजीव गांधी के और इंदिरा गांधी के सलाहकार बने होंगे, मोंटेक सिंह अहलुवालिया कैसे आए होंगे, बहुत सारे होते ही रहा है। तो इसमें ये तो आरएसएस से अलग का विषय हो गया। ये सरकार का क्या कदम पीछे खींचना या वक्फ विधेयक ला करके उस पर बहस भी नहीं कराना और सीधे उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, संसदीय समिति को दे देना, उसका तो इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो आपका कौन सी रणनीति है, क्या है, लेकिन ये रणनीति ना तो व्यवहारिक है, ना इसकी आवश्यकता है। अगर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी के कारण अगर बिहार के मूल्यांकन कर दें तो ये चिराग पासवान की क्या 5 सीट अपनी बदौलत आने की हैसियत थी? तो बीजेपी को सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। बिहार के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना महत्व कैसे मिल रहा है। तो ये तो आपकी इन्फिनिटी है, या तो लीडरशिप में बाकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कमी है, ठीक से मैनेज नहीं हो रही है चीजें। इसलिए मैं इस समय नहीं मानता हूं कि सरकार पर कभी अभी तक किसी भी साथी दल ने दबाव डाला है, लेकिन अब स्वयं दबाव महसूस करेंगे तो समस्या आएगी। तो यहां समस्या स्वयं दबाव महसूस करने की है। जितना कुछ मैं देख रहा हूं, अब बहुत निकट से देख रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी में कोई भी असर्ट करके सामान्य बात अगर अपने साथियों से बात करके और कहने के लिए तैयार नहीं है। आपने कंगना रनावत को तो बता दिया बयान देके, लेकिन आपने चिराग पासवान को बयान नहीं दिया कि इस प्रकार से आप गठबंधन में रहते हुए बाहर बयान नहीं दे सकते हैं। सबसे ज्यादा तो वही बोला है। जनता दल ने तो कुछ बोला नहीं है, टीडीपी ने कुछ बोला नहीं है। अगर उनको समस्या है तो सरकार से बाहर जाएं। ऐसे थोड़े होता है कि आप सरकार के अंदर हैं, आप केंद्र में हैं और बाहर आके आप अलग अलग तरीके से विपक्ष की आवाज उठाते हैं। तो ये तो सरकार के मैनेजमेंट का विषय है। और मैं बोलता हूं कि आज बात हो जाए तो मैं जितना उनको जानता हूं, कल से उनकी आवाज बंद हो जाएगी। अमेरिका के कंसुलेट से जाके भेंट हो रही है। तो ये तो विचित्र स्थिति है भाई। आप चुनाव पहले से लड़ रहे हो, सरकार बहुमत में आई है और इस समय ये स्थिति ही नहीं है कि दूसरी सरकार बने। अवधेश जी, फिर बिल्कुल बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता क्यों बर्दाश्त कर रही सरकार? ये समझ से परे है। ये समझ से परे है। अब देखिए, थोड़ा सा क्या होता है कि लीडरशिप का डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा हो जाए ना, तो नीचे के स्तर के लोग भी कुछ ऐसे विषय उठा सकेंगे, उसमें कुछ कमी होगी। हुआ क्या है इस बीच में? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समस्या जो पैदा हुई, क्योंकि इस समय जो संसद की स्थिति है उसमें 50% लोग ऐसे आए हैं जिनका कोई संघ के बैकग्राउंड से लेना देना नहीं रहा। उसमें कुछ बाहर के लोग आए हैं और चूंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ऐसे हिंदुत्व पर काम होते रहे कि किसी ने जानते हुए भी, नीचे असंतोष होते हुए भी कभी इस पर बात नहीं की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जो हुआ है और जिस ढंग से राज्यसभा दी गई है, अगर आरएसएस का असर्ट है तो हरियाणा में किरण चौधरी अभी आएगी और उसको राज्यसभा कैसे मिल जाएगा? उसकी बेटी को विधानसभा टिकट की कैसे घोषणा हो जाएगी? और उसके लिए क्या वहां का आरएसएस और वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को कष्ट नहीं होगा? ये कैसे संभव है? ये जो कुछ इस समय हो रहा है, अभी भी आप देखिए, इस बार जो राज्यसभा के टिकट 9 के 9 दिए गए हैं, 2 को छोड़ दिए तो 7 लोग कहां के हैं? तो मैं तो अभी नहीं स्वीकार करता हूं कि आरएसएस। हां, इतना हुआ है कि जब जेपी नड्डा जी ने जो एक निहायत ही, मतलब एक जो अपने अंदर एक अहंग पैदा हो जाता है कि सब कुछ मेरी बदौलत हो रहा है, वो गलत है। अब उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, बाजाबता इंटरव्यू दिया कि अब संघ की आवश्यकता नहीं है, भाजपा अब इतनी बड़ी हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी संगठन उससे जुड़ा है, अगर अपने पैरों पर खड़ा होता है तो उसको स्वायत्ता होती है, वो अपने अनुसार काम करता है। लेकिन कोई बयान नहीं देता है ऐसा। पहली बार नहीं, तो फिर हुआ क्या, और उसका खंडन भी नहीं हुआ। अवधेश जी, तो फिर क्या बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा 4 जून से? फिर उसी राह पे चल पड़ी है क्या? बिल्कुल मुझे नहीं लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल उसी रास्ते पर है। बीजेपी अगर सीखी होती तो ये स्थिति इस समय हरियाणा में किरण चौधरी को लेने के कारण कार्यकर्ताओं के अंदर असंतोष है, वो व्यापक असंतोष है, उसका असर चुनाव पर दिखेगा। चंपई सोरेन को भाजपा में ला रहे हैं, उधर कोल्हान के टाइगर माने जाएंगे, लेकिन आप वहां के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करिए तो वहां के लोगों को स्वीकार नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर जो मेहनत कर रहा है, जो चुनाव वो लड़ रहा है, उसकी तो जगह जाएगी फिर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीखा हो, उस ढंग की स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। संघ का इतना ही हुआ है कि 3 साल बाद संघ के साथ एक, चूंकि अब सर कारवार तक गए हैं, बैठे हैं, तो थोड़ा सीरियस इशू है कि जरूर थोड़ा महसूस हुआ है कि हमारे बीच कम्युनिकेशन की कमी रही है। वो बैठे हैं, लेकिन उस बैठने से अभी कोई बहुत, उत्तर प्रदेश की बैठक हुई है, उसके बाद देख रहे हैं कि सबकी आवाज ठीक हुई है, महाराष्ट्र में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में अरुण कुमार जी गए हैं, ये सब चीजें हो रही है, लेकिन जितनी चीजें हाथ से निकल गई है, बाहर चल गई है, उसको संभालना मेरे हिसाब से तो असंभव है। वो चीजें ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि जो लोग संघ को जानते ही नहीं है कि संघ क्या है, अगर ऐसे लोग मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में है, तो फिर तो आगे समस्या बहुत गंभीर होने वाली है। और उस गंभीरता को होने के पहले कैसे उसको टैकल किया जाए, ये प्रश्न इस समय सबसे बड़ा है। एक दो चुनाव जीतना हारना वो प्रश्न नहीं है। एक मिनट रुको अवधेश जी। संगीत जी, मामला तो फिर नहीं सुलझा, आप लोग कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, थोड़ा मामला सेटल हुआ है, लेकिन अभी अब कल ही जो जम्मू में हो रहा था उसको देख के तो नहीं लग रहा है, अभी भी चल रहा है ये अपने मन से किसी को दे दो, कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, बदली जा रही है लिस्टें। मैं इसे 2 तरीके से लेता हूँ। एक तो कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते भी यदि खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो जाती है और संघ के एजेंडे को लागू करती है, तो भी उसकी एक उपलब्धि मानी जाएगी। मैं इस रूप में इसे देखता हूँ। दूसरी बात, बशर्ते कि वो वैचारिक अधिष्ठान को न छोड़े। दिक्कत यहाँ पर आई है कि वो वैचारिक अधिष्ठान कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ थोड़ा बहुत। मैं जिसे ये कह सकता हूँ, कार्यकर्ताओं को लेने की, देखिए जब पार्टी बड़ी होती है, नदी को जब क्रॉस करना होता है ना, तो कभी भी आप 90 डिग्री पर क्रॉस नहीं करते हैं, कई बार आपको धारे के साथ जोड़ना पड़ता है। अभी जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो सच्चाई तो यही है कि 240 पर आकर के टिक गई है, तो स्वाभाविक है कि इस धारे में आपको नदी भी क्रॉस करना है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बहाव के साथ, जहां पर आपको जाना होता है, आप नदी में थोड़ा उससे आधा किलोमीटर पहले से आप उस नदी में छलांग मारते हैं, ताकि धारे के साथ थोड़ी दूर बहे और अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो यही स्थिति आज के दिन, आज की स्थिति को हम उसी रूप में है। परिस्थितियां बदल गई हैं, और जब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो जिस समय राम की परिस्थितियां थी, तो वो कृष्ण के समय परिस्थितियां नहीं थी। तो कृष्ण ने वो सब चीज काम किया जिन्होंने राम मर्यादा के अंदर जिसको स्थापित किया, उन सारी मर्यादाओं को कृष्ण ने तोड़ा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखिए, जब आइडियोलॉजी धरातल पर उतरती है, जैसे गंगा यदि जमीन पर उतरती है तो कंकड़ पत्थर लेकर के उतरती है, तो कोई भी आइडियोलॉजी जब मास आइडियोलॉजी होती है ना, तो उसकी प्योरिटी में थोड़ा सा जिसको डिस्टॉर्शन है वो तो होता है। दिक्कत यहां आ जा रही है, जैसा कि अभी अवधेश जी ने कहा कि किरण चौधरी को आप लेकर के आते हैं और उसको राज्यसभा दे देते हैं, आप अजीत पवार को महाभ्रष्ट मानते हैं और उसको एकाएक, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहां पर फिर इसके बाद जो है अशोक चौहान को आप भ्रष्ट घोषित करते हैं, पार्टी ज्वाइन करता है और अगले दिन आप उनको टिकट दे देते हैं। जम्मू के अंदर जो जी संगीत जी, संगीत जी मैं आपको रोकूंगा, अवधेश जी को दोबारा लेके आता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए अभी 15 अगस्त की लाल किले की प्राचीर से जो स्पीच मोदी जी ने दी, उसमें भी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं। अजीत अभी भी है पार्टी में, तो अभी क्या ना, बहुत बार चीजें एकदम कट टू कट दिखती है आदमी को, तो वो सवाल मन में कौनता रहता है। मैं नीरज जी एक छोटी सी लाइन जोड़ देना चाहता हूँ जल्दी से, 10 सेकंड की। जो अवधेश जी ने कहा कि चीजें इतनी हाथ से निकल गई है कि वो अब पीछे उसका लौट आना असंभव सा दिखता है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। ये बड़ा, मैं अपना पूछ लेता हूँ अवधेश जी, ये आपको क्यों लगता है कि सारी चीजें संभव? अच्छा, यहाँ पे एक दर्शकों के लिए जोड़ दूंगी, उनको लगे कि डिबेट अब आरएसएस और बीजेपी के संबंधों पे चल रही, नहीं, ये डिबेट दरअसल सरकार के फैसलों की ही है
क्योंकि वहीं से तय होता है कि आप कितना जीत के आएंगे तो आप कैसे फैसले लेंगे। 240 में आएंगे तो फिर कोट अनकोट राहुल गांधी का एजेंडा आप चलाएंगे। फिर बोलिए अवधेश जी, जवाब दीजिए संगीत जी का क्या संभव कैसे है? नहीं संगीत जी पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं। संगीत जी को भी पता है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी में चाहे सांसद हो ये हो, वो 15-20% से ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जो उस रूप में संघ को जानते हो और महत्व देते हो। और ये बहुत अचानक नहीं हुआ है ये। और पार्टी बड़ी हो जाती है तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जो बहुमत मिला था, उसमें कितने बाहर के लोग आके उसमें उनकी भूमिका हो गई थी। 2019 तक वो देखिए, स्थिति 17 के बाद थोड़ी बदलने लगी है ध्यान से देखा जाए तो। और 17 उत्तर प्रदेश के चुनाव में अनेक संख्या में बाहर के लोग लाए, लेकिन एक मौसम ऐसा था कि उसमें लोगों का ध्यान नहीं गया। और क्यों आए वो अभी बाद में, अब जो कार्यकर्ताओं ने जब विद्रोह किया है, जगह जगह घर बैठ गए हैं, तब चीजें समझ में आ रही हैं कि यहां कहां कहां गलतियां हुई है। और इस लेवल पर आ गया कि बीजेपी का अध्यक्ष जो है सार्वजनिक रूप से आके बोल रहे हैं कि हमको अब जरूरत ही नहीं है। तो ये सामान्य स्थिति हो रही है। ये पहली बात। दूसरी बात कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे, और एक नाम किरण चौधरी का तो है नहीं, आप इसके पहले से भी आप अगर देखेंगे, महाराष्ट्र को देख लीजिए, इवन उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार से अभी मनन मिश्रा को दिया गया है। मनन मिश्रा का बीजेपी से अगर ब्राह्मण देना था तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बहुत सारे ब्राह्मण वहां पड़े हुए थे, आप वहां से ला सकते थे। तो ये जो निर्णय अभी भी हो रहे हैं, वो निर्णय भविष्य की दृष्टि से, जैसे अटल जी की सरकार जाते जाते इतने विद्रोह शुरू हुए, पार्टी टूटनी शुरू हो गई, लोग बाहर जाने लगे, यहां तक कि ऐसी नौबत आई कि जसवंत सिंह तक को पार्टी से बाहर करना पड़ा, मदन लाल खुराना को बाहर करना पड़ा, उमा भारती को पार्टी से बाहर करना पड़ा, गोविंदाचार्य तो पहले ही चले गए थे। अभी की स्थिति जरा दूसरी है, लेकिन स्थिति उस ओर जा रही है अगर नहीं संभाली गई तो। और यही सच है, कई बार जब मैं बोलता हूं तो कुछ लोगों को लगता है थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन बाद में वो स्थिति आती है, क्योंकि अभी चूंकि सत्ता में आपकी पार्टी है। अभी रोकूंगा सर, एक लाइन आप बोल लीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। लौट के विजय जी एक लाइन बोलिए। संगीत जी आप क्या बोल रहे हैं? नीरज जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी यात्रा में परिवर्तन लाया है। आपको विज्ञान भवन के बाद आप देखेंगे कि बंच ऑफ थॉट को लेकर के परम पूजनीय सर संचालक जी ने कहा कि बंच ऑफ थॉट से आगे संघ निकल गया है। वैचारिक अधिष्ठान पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि डीएनए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डीएनए की बात करेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने उच्च वैचारिक अधिष्ठान में थोड़ा परिवर्तन किया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये आकर के ये कह देगा कि ठीक है, हम अयोध्या आंदोलन के साथ खड़े थे, लेकिन अब जितने मुद्दे हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और संतों का तो संकल्प था पूरे 3000 मंदिरों के बारे में, 3 मंदिर तक पर तो कोई कंप्रोमाइज करने की बात ही नहीं थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी उन चीजों को थोड़ा सा डाइल्यूट किया है और आप देखिए आंदोलन की राह से अपने आप को पीछे हटाया है जी। अब जितना वर्शिप एक्ट पर, जितना जी संगीत जी, हिंदुत्व के लोगों को वर्शिप एक्ट के खिलाफ आंदोलन जमीन पर लड़ना चाहिए था, वो नहीं लड़ाई लड़ी गई है। तो परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार आप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। मूल मुद्दा यही है कि सूत्र खत्म ना हो जाए, बाकी मूल खत्म नहीं हो जाए, मूल अधिष्ठान नहीं हो जाए, बाकी चीजें तो सब ठीक हो जाएंगी। नहीं, भागवत जी ने बहुत सारी चीजों में अपनी राय बदली है, पुणे से लेकर के अब तक के जितने 10, 20, 30 सालों का इतिहास देखे तो आरक्षण में भी उन्होंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया है। जी आपका ब्रेक लेना है। हाँ। आपको ब्रेक लेना है। मैं एक बात बता दूं, ऐसा है, आप संगीत जी अब कैसे बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये दोनों पक्षों से लगातार संपर्क में रहने के बाद, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई यहां आके बैठ गया हूं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो भाव इधर के भी लीडरशिप में है, वो उधर के भी लीडरशिप में है। जेपी नड्डा जी को बुला के पूछा गया, आपने ऐसा बयान, जिन्होंने सुनिए, जेपी नड्डा जी को बुला के पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं हमको स्वयंसेवकों पर विश्वास है, तो खंडन कर दीजिए। आने के बाद उन्होंने खंडन नहीं किया, स्पष्टीकरण। ये सब सच्चाई है, ये कोई मैं कल्पना का विषय नहीं बोल रहा हूं। जी सर, ब्रेक ले दूं। फैक्चुअल सिचुएशन है, मैं फैक्चुअल सिचुएशन रख रहा हूं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी मतभेद नहीं, मनभेद बना हुआ है, ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर अभी भी कसक है मन में। छोटा सा एक ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत।
स्वागत एक बार फिर से आपका। और भाजपा में कुछ तो बदला है, और अभी आपने सुना काफ़ी कुछ बदला है। अवधेश जी तो काफ़ी कुछ बदलने की इशारा कर रहे हैं। दोबारा से चर्चा को करते हैं, विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, आपके लिए और तिवारी जी के लिए सर 3-3 मिनट है, आप लोग अपनी बात रखिए इसमें। विजय जी, क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वो एजेंडे पे आ जाते हैं कामकाज पे, सरकार, ये आरोप है, मतलब आरोप क्या लोग कह रहे हैं आजकल आलोचक, कि सरकार ना राहुल गांधी के एजेंडे को पूरा करने में लग गई है। अभी देखिए कि जाति जनगणना भी कराएगी, सब कराएंगे, ये धीरे धीरे उस रास्ते पे चल पड़े। तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है या दबाव है? पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी तो तब होता है जब आप विनर की तौर पर नजर आए, तो उसे पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कहते हैं। यदि आप किसी कदम से विनर नहीं लगते हो तो फिर उसे पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी नहीं कह सकते ना, मेरी समझ से। और मुझे लगता है जाति जनगणना पर सरकार को उस रास्ते पर आ ही रही है, अब वो उस रास्ते पर आ गई है। जैसे रेलवे में होता है ना कि वो एक कैची बनी हुई होती है, उसके बाद ट्रैक आप बदलते हो, तो वहां तक चल रही होती है तो आपको लगता है नहीं हम बदलेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो दूसरे ट्रैक पर आ गई है ट्रेन। तो वो अब राहुल गांधी जी का वो कह लीजिए एजेंडा या कुछ भी कह लीजिए, जातीय जनगणना तो मुझे ऐसा मुद्दा लगता है कि जिसपे सरकार के लिए बहुत समय और बहुत स्पेस नहीं बचा। वो उसके जो भी आप माने कि किसका एजेंडा है किसका एजेंडा नहीं है, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा। दूसरी बात, अभी जो चर्चा हुई उससे मुझे थोड़ा सा हैरानी हो रही है कि क्या इसका मतलब ऐसा समझा जा सकता है, क्योंकि मैं संघ से रोजाना मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, कि संघ का नियंत्रण खत्म हो गया। यदि बीजेपी संघ की बात को नहीं मान रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि हमें परवाह नहीं है या हमारे को जरूरत नहीं है और खंडन भी नहीं करते हैं, और उसके बाद भी कोई बात नहीं होती, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूसरी बार तीसरी बार एक्सटेंशन भी मिल जाता है, ठीक है। फिर जो एंट्रीज हो रही है, इलेक्ट्रल एंट्रीज जो हो रही है पार्टी में, वो वाली तो कैंसिल करवा दिया आपने नीरज जी जोर जोर से बोल के, लेकिन जो पार्टी में इलेक्ट्रल एंट्री हो रही है, वो अशोक चौहान की हो, वो मिलिंद देवड़ा की हो, वो अजीत पवार की हो, वो किरण चौधरी की हो, फिर चंपई सोरेन की हो। और चंपई सोरेन को ला कौन रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा ला रहे हैं। वहां पर अर्जुन मुंडा बैठे हुए हैं, आदिवासी लीडर, और वो बाबूलाल मरांडी बैठे हुए हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं। तो चंपई सोरेन को आप जब लाएंगे तो क्या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? या देवेंद्र फडणवीस की तरह से अब अपने अर्जुन मुंडा जो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके, बाबूलाल मरांडी रह चुके, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? तो इसका मतलब या तो पार्टी समझ रही है कि भाई प्रैक्टिकल जो कंडीशंस हैं, जो जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि निर्मल सिंह जी का टिकट नहीं आया सामने, कविंद्र गुप्ता का टिकट नहीं आया, रविंद्र रैना का टिकट नहीं आया, और उन सीटों पर नए उम्मीदवार भी मतलब अनाउंस किए गए। तो इसका मतलब कुछ और हो रहा है, और फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा वहां पर। राम माधव साहब बहुत लंबे समय से जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में काम करते रहे, और उससे पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर संबंधों पर बड़ा काम कर रहे थे। मुझे याद है कि जो सबसे पहली जो सभा हुई थी न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी की, उसको जो बड़ा मेडिसन स्क्वायर में जो कार्यक्रम हुआ था वो राम माधव जी ने ही देखा था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तमाम जगह पर। लेकिन किन कारणों से हुई मुझे नहीं जानकारी, उनके वापस भेज दिया गया और अब फिर से वापस आए हैं। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की पसंद तो नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप ने उनको भेजा था, ऐसा मुझे समझ आता है। तो इसका मतलब आरएसएस के कहने पर वो आए होंगे। और जब सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मीटिंग करते हैं पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ दिल्ली में, अरुण कुमार जी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में बैठक करते हैं, और उसके बाद बदला होता है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा। और आरएसएस के लिए ये कहना, एक बात समझ लीजिए, सारे यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, मुझे तो उसका स्टूडेंट हुआ आरएसएस को समझने का। जब संगठन में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर भी संघ का प्रतिनिधि प्रचारक जो है संगठन महासचिव बना हुआ है, तो फिर आप ये रोज रोज क्यों बात करते हैं सफाई देने की कि डे टू डे जो है उनका दखल नहीं है? अरे चौकीदार, हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो भी आप कह लें, वो संघ का बैठा हुआ है प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर पर तो है जी। संगठन तो महासचिव। ये इसका जवाब लेते ना अवधेश जी से, जो हर एक्टिविटी को देख रहे हैं। अवधेश जी, मैं ये थोड़ी सी बात इस पर करना चाह रहा हूं कि ये हो रहा है, तो फिर आप किस तरह से कर रहे हैं? फिर अभी आप जब दत्तात्रेय होसबोले साहब जो सर कार्यवाह हैं वो उसको देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री और सर संघ चालक के बीच में कम्युनिकेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता है। अगर नहीं है तो मुझे नहीं, ये इसका जवाब सर अवधेश से लेते ना। अवधेश जी, ये बताओ कि राम माधव को जब भेजा गया जम्मू कश्मीर, और वो गए थे यहाँ से 5 साल, मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता कि वो यहाँ से क्यों गए थे वापस, लेकिन आए हैं तो फिर भाजपा तो लाई नहीं होगी, तो संघ नहीं भेजा होगा। हालांकि ये सुना मैंने कि वन वे टिकट है, अब की बार लौट के बताना।
नहीं, ऐसा नहीं है कि वन वे टिकट है और बहुत बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो चुनाव है, वहाँ के अनुभवी व्यक्ति हैं, जी किशन रेड्डी वहाँ के चुनाव प्रभारी है, उनके साथ मिलकर उनको काम करना है। ये मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी, संगठन की दृष्टि से इतनी बड़ी चीजें थी ना, है ना, हो गया। आगे अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में कोई पद मिलता है तो वो अलग बात है। इस समय का सिचुएशन इतना ही था, मेरी जितनी जानकारी हुई, कि इस समय तो लाया कौन संभालने के लिए? ये भाजपा के कहने पर आए हैं या संघ ने भेजा है? दोनों। नहीं 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 नहीं, वो नाम आया था, वो दोनों को सब लोग बैठे थे, उसमें एक नाम आया और हुआ कि ठीक है उसको काम दिया जाए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जितना इशू ये मीडिया में बना है। बहुत सामान्य सा इशू है कि वो एक व्यक्ति जिन कारणों से गया है, इस समय उसकी आवश्यकता वहां महसूस हो रही है कि उनके रहने से शायद थोड़ा सा सहयोग मिलेगा, वो आए हैं। इसलिए ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए, मूल इशू इतना ही है इस समय कि संघ के साथ बीजेपी का धीरे धीरे थोड़ा कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, थोड़ी बहुत निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी शुरुआत हुई है हल्की सी अभी। अब वो कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, संघ का भी उद्देश्य, संघ का भी इसी में है कि भाई हमारे विचारधारा के निकट और काम करने वाले कोई पार्टी है, उसमें आंतरिक मतभेद हो रहा है, उसमें समस्याएं हो रही हैं, उसमें अगर किसी भी परिस्थिति में हम ये भूमिका निभा कर थोड़ी ठीक कर सकते हैं तो निभानी चाहिए। उससे ज्यादा इस समय कुछ हो रहा हो ऐसा नहीं है, इतना ही है। सरकार जाना ही महत्वपूर्ण बात थी। सर, एक सवाल अमिताभ जी से लेना है सर, समय एकदम खत्म की ओर पहुंच रहे हैं हम लोग। अमिताभ जी, ये वाला एक मसला भी बहुत ट्रिकी है, जाति जनगणना। देखिए, ये इस पे क्या ना पूरी पॉलिटिक्स टिकी हुई है। ये सबसे बड़ा इशू है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। और ऐसा जैसे रवि त्रिवेदी जी भी कह रहे हैं कि मतलब डील डन है, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। अब इसको विपक्ष का एजेंडा मान लीजिए, अपना एजेंडा मान, जो मान के करना पड़ेगा आपको। बीजेपी ने काफी टाइम तक इस मामले पर या इस मामले को ठंडे बस्ते में रखा, क्योंकि उनमें ये धारणा थी कि जब ओबीसी समाज का 50% 60% वोट 2024 तक की बात कर रहा हूं, अगर ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को मिल रहा है तो इस जातीय जनगणना से कुछ खास फायदा बीजेपी को होने वाला नहीं है। इनफैक्ट अगर यूनाइटेड हिंदू वोट थ्योरी के हिसाब से अगर सारे समाज बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो इसकी जरूरत है। जैसे ही होगा तो इसमें एक पैंडोरास बॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे। लेकिन 2024 के दौरान और उस वक्त तक भी अगर आप देखें, 2023 में कास्ट सेंसस का मुद्दा बहुत बढ़ चढ़कर 3 हिंदी राज्यों में उठाया गया था और तीनों जगह पर चला नहीं था। उसके बाद बीजेपी के कुछ लोगों की स्टेटमेंट्स की वजह से ओवर एक्साइटमेंट में कि 400 सीटें जीत जाएंगे तो संविधान में बदलाव होगा, इसको कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस नैरेटिव को कैच कर लिया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और बीजेपी की अगर 400 सीटें आती हैं तो आरक्षण लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में खत्म कर सकते हैं। जब ये दोनों मामले जुड़ गए तब ये जाकर के मुद्दा बन गया। तब ओबीसी समाज में भी बात होने लगी कि भाई हम बीजेपी को वोट तो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हमारे समाज से आते हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन आरक्षण चला जाएगा तो फिर मुश्किल की बात है। तो जैसे ही ये दो इशू लिंक हो गया है तब से बीजेपी इसमें बैकफुट पर आ गई है और अब देखना पड़ेगा कि आगे कैसे इसको टैकल करती है बीजेपी। कास्ट सेंसस कराती है नहीं कराती है अभी देखने वाली बात। अभी आने वाले जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है ना, उसके परिणाम बहुत सारे इन सवालों का जवाब देंगे जो आज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, क्योंकि वो तय कर देंगे। हालांकि पॉलिटिकल नैरेटिव्स बहुत जल्दी जल्दी बदलते भी रहते हैं, तो ये जो 4 चुनाव इसमें बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो उनके परिणाम भी ये तय करेंगे कि ये सरकार आगे कैसे कामकाज करेगी। और हर फैसले पे ये सवाल तो ज़रूर उठेगा कि आप कितने मजबूती से अपना फैसला ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का। देखते रहिए CNBC आवाज़।